नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स का ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। और ये जो बुक है आपका सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन यूथ पब्लिकेशन का ये बुक है। बीपीएससी द्वारा आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछी गई है सारे क्वेश्चन का इसमें संग्रह है, ठीक है ना। टोटल इसमें 10,710 क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग आज फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। पूरा एपिसोड आ जाएगा और हर एक एपिसोड में प्रत्येक एपिसोड में 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। अभी बायोलॉजी चल रहा है, ठीक है ना। बायोलॉजी का कुछ टॉपिक अभी आया है, आज से फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका केमिस्ट्री आएगा, सारा पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। भौतिक विज्ञान, ठीक है। आज इस जा रहे हैं हम लोग फिजिक्स, ठीक है। और पहला जो टॉपिक है अपना भौतिक राशियां, मात्रक और मापन। देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा है। पहला एक क्वेश्चन 3.0 में पूछा है, सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, 3.0 में पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन इससे तो एकदम 3.0 में पूछा है। यहाँ से पूछा है ध्वनि का मापन की इकाई को क्या कहा जाता है ना। एकदम बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। 3.0 है ना, कैंसिल हुआ है उसका, खतरनाक है, ठीक है। पूरा करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है। A to Z क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 6 बार एकदम करते रहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर को भूलिए मत, और कंटेंट भी पढ़ते रहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर को बार बार देखना है कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनार, पहला नंबर क्वेश्चन क्या, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का कहाँ पर प्रयोग होता है बताइए। सोनार का तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, इसके लिए भी होता है, ठीक है ना। उसके क्या बोलता है, हिम सेल का पता लगाने के लिए इसके लिए भी किया जाता है, और समुद्र की गहराई को पता करने के लिए इसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर समुद्र की गहराइयों को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग हवाई जो पनडुब्बी में भी किया जाता है, और जो जहाज चलती है ना पानी वाला जहाज, वहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है। सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी के सतह पर या उनके नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि है ना, ध्वनि का जो रिफ्लेक्शन होता है उस पर यह कार्य करता है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। यह अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करती है। यह तरंगे समुद्र तल पर या समुद्र में कहीं भी स्थित वस्तु तक पहुंचती है और परिवर्तित होकर डिटेक्टर द्वारा महसूस की जाती है। इस प्रकार सोनार तकनीकी का उपयोग समुद्र तल की गहराई को निर्धारित करने में, पानी के नीचे की पहाड़ियों को पता करने में, उसके बाद पनडुब्बियों में, घाटियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने हेतु किया जाता है। सोनार का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये किस पर काम करता है, सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। 2 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व एक कैसा राशि, एक सदिश राशि है। अब पूछेगा आप सदिश और अदिश क्या होता है। सदिश में क्या होता है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। अदिश किसको कहा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। लेकिन धारा घनत्व की बात करते हैं तो एक क्या है आपका सदिश राशि है, लेकिन वही सिर्फ धारा पूछ देता है ना, इलेक्ट्रिक करंट पूछ देता तो क्या हो जाता, वो अदिश राशि हो जाता, ठीक है। चलिए विश्लेषण को देख लेते हैं हम लोग। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट किया जाता है, जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है बताइए। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है, काहे कि उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो सदिश किसको बोलते हैं, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है उसको सदिश बोलते हैं। अदिश किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका सदिश राशि हो जाएगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित, परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होती है, ठीक है ना। तो लेकिन दिशा की बात करते हैं तो निश्चित दिशा होना चाहिए, है ना। जिस तरह से विद्युत धारा में तो दिशा होती है, लेकिन वो थोड़े वो सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो यहाँ पर निश्चित दिशा की बात होगी, ठीक है। और जो योग और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार क्या करता है, अनुसार जोड़ी जाती है, जो सदिश होती है ना, ठीक है ना, सदिश की बात करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, एक निश्चित नियम के द्वारा किया जाता है, उसको एक निश्चित नियमों के अनुसार उसको जोड़ा जाता है, ठीक है ना, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, है ना, उसके बाद वेग हो गया, है ना, उसके बाद आपका बल हो गया, ये सब सदिश राशि है। संवेग हो गया, ये सब क्या कैसा राशि है, आपका सदिश राशि है। अगला है विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, आपका सदिश राशि है ना। अगला देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई की बात करता है, यूनिट की बात करते हैं तो इसका इकाई क्या होता है, टेस्ला होता है। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के क्या होता है, प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हवा में नमी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नमी मापने के लिए हम लोग एरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और उसके बाद किसका उपयोग में से किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम लोग। हवा में नमी बोले तो आर्द्रता, है ना, हवा में कितना आर्द्रता है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग तो हम लोग आर्द्रता मापने के लिए क्या करते हैं, लेकिन हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम लोग, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए करते हैं। और एरोमीटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एरोमीटर के लिए, एरोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, धातु, वायु या अन्य गैसों का वजन एवं घनत्व आदि मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन क्या आपका सही था, क्या था आपका सही, सी थी, सही था, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, बताइए आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है, किसी गैस का आपेक्षिक घनत्व को हम लोग किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अगला है पायरोमीटर, पायरोमीटर के द्वारा हम लोग किस चीज़ को मापते हैं, बताइए। तो कोई वस्तु दूर स्थित है, ठीक है ना, और वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है ना, भट्ठी है, ठीक है ना, और दूर है वस्तु स्थित, उसका तापमान मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य का ही तापमान मापना है तो उसके पास तो जाके हम मापेंगे नहीं, जाएंगे तो खत्म, डिलीट, उधर क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाए, उसके पास पहुंचेंगे भी नहीं, उससे पहले ही खत्म। लेकिन दूर से ही नाप लिया गया है ना। जैसे कि सूर्य का जो चारों तरफ का जो कोर का है तो उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, और बीच का जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ के लगभग में। तो ये सब पायरोमीटर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। लेक्टोमीटर से, जैसे दूध में कोई पानी मिला दिया है तो कैसे पता लगाएंगे कि दूध में पानी मिला हुआ है, तो लेक्टोमीटर से क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, ठीक है। अगला 6 नंबर, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि के मापन की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। ध्वनि की मापन की इकाई को तो इसमें तो दे लें, ध्वनि की मापते हम लोग डेसिबल, डेसिबल में मापते हैं। लेकिन वोल्ट, जैसे वोल्ट के इसमें विभवांतर के लिए वाट, वाट किसके है, शक्ति के मापन के लिए हम लोग वाट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एम्पियर किसके लिए, विद्युत धारा को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ध्वनि का मापन इकाई डेसिबल होता है, जबकि शक्ति का मापन की इकाई वाट होता है। एम्पियर विद्युत धारा के मापने के लिए होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। आपेक्षिक घनत्व के लिए चुनना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से तो कोई नहीं है आपेक्षिक घनत्व के लिए, ठीक है।
तो आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ के सापेक्ष हम लोग घनत्व को परिभाषित करने के लिए आपेक्षिक घनत्व का प्रयोग करते हैं। इस घनत्व को एक मात्रक के रूप में माना जाता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है ना। यह एक आयामहीन, इसका विमा भी नहीं होता, आयामहीन भौतिक क्या है, मात्रा है, ठीक है। तो आपको पूछेगा आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक वात्रक होता है, नहीं होता, ये मात्रकहीन होता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी TRE 3.0 में पूछा गया, जो पेपर कैंसिल हो गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है ना। किसके द्वारा पहचान की जाती है बताइए, एमीटर द्वारा पहचान की जाती है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर और उसके बाद जनरेटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर और जनरेटर की बात करते हैं, इसे तो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो ये विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, लेकिन मेजरमेंट करने की बात को ये नहीं करेगा, ठीक है ना। तो विद्युत परिपथ में जो धारा बह रही है उसकी पहचान, उसको मेजर करने का काम कौन करेगा, आपका एमीटर करेगा, ठीक है। देख लेते हैं, एमीटर एक ऐसा अंतर है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता को मापा जाता है। कितना स्पीड से बह रहा है, कितना बह रहा है, उसकी मात्रा को, उसकी तीव्रता को मापा जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिमाण को मापने में किया जाता है, ठीक है ना। छोटा, अगर बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट बह रही है, ठीक है ना, तो उसकी तीव्रता को मेजर करना है, तो वहाँ पर एमीटर का ही प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा का ये मूल मात्रक में आता है, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है ना 7, उसमें आता है विद्युत धारा, जिसकी मात्रा क्या होता है, एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिमाण को मापने के लिए किया जाता है, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जनरेटर की बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की काम करता है, और मोटर की बात करते हैं तो मोटर क्या करता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये बात याद रखिए। जनरेटर जो शादी ब्याह में आता है ना, धुक धुक, है ना, तो जनरेटर क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को, पीछे लगा रहता है मशीन, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, तब जाके बल्ब जलता है, डीजे बजता है कि नहीं, फिर डिस्को डांस होता है, तब जाके, है कि नहीं। लेकिन अब जैसे आटा चक्की वाला को देखिएगा, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा देता है, तब उसको यांत्रिक ऊर्जा मिलता है, तब उसका चक्की चलता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो बताइए, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, वस्तु की सीधी रेखा के साथ उड़ान के लिए उपयुक्त में से। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं हम लोग। केंद्राभिमुखी बल को हम लोग क्या अभिकेंद्रीय बल बोल सकते हैं आप लोग, जो सेंटर की तरफ लगता है। केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान कर रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। किसी वृत्तीय मार्ग पर, जैसे मौत कुआं वाला चलता है ना, तो ये केंद्राभिमुखी बल लगता है उधर। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुखी बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही संबंध कौन सा है, यानी इसमें सही वाला चुनना है आपको, ठीक है ना। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व। द्रव्यमान घनत्व बराबर तो क्या होता है आपका, द्रव्यमान बट्टा में आयतन होता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व बट्टा में आयतन का क्यू, ये तो गलती दे दिया है ना,
इसके बाद आयतन बराबर क्या आ जाएगा, द घनत्व गुने द्रव्यमान। ठीक है, ये हो गलती। ठीक है ना। तीसरा क्या है आपका, घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटा में आयतन। ये तो ठीक लग रहा है, ठीक तो है ये है। तो घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटा में क्या आ जाएगा, आयतन। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो घनत्व किसको कहा जाता है बताइए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना। और दूसरा शब्दों में बोल सकते हैं, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं हम लोग, घनत्व कहते हैं। ठीक है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, बरसात की मात्रा मापने के लिए। बरसात की मात्रा मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं। यूडोमीटर जिसे रेन गेज भी कहते हैं। यूडोमीटर को क्या कहा जाता है, रेन गेज कहा जाता है। किसी स्थान पर होने वाली वर्षा को मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। कौन सा, यूडोमीटर प्रयोग किया जाता है। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। एक फेम्टोमीटर बराबर 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। अर्थात एक फेम्टोमीटर में 10⁻−15 मीटर होता है। ये 10⁻−12 क्या होता है, एक पिकोमीटर होता है। ठीक है ना। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 होता है। एक मिलीमीटर कितना होता है, ये डेसी सेंटीमीटर 10⁻⁻3 होता है। एक डेसी कितना होता है, 10⁻⁻1 होता है। एक डेसी सेंटी एक सेंटी कितना होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, ये सब होता है ना। सेंटी की बात करें 10⁻⁻2 होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखिएगा, क्या होता है आपका ये पिकोमीटर है। तो फेम्टो पूछा है आपका इतना, अगर एटो पूछता तो 10⁻18 मारते। ठीक है, इस प्रकार से याद रखते चलिए। अगला है 13 नंबर, बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के मापन में किया जाता है। हवा की दिशा और गति के मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। हवा की दिशा को मापना है, हवा की दिशा को मापना है, हवा की दिशा और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान मापने में थर्मामीटर, टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और वर्षा का पानी मापने हेतु वर्षा मापी, जिसे रेन गेज या फिर रेन गेज भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिए, 2 बार 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, चाहे नोट बनाते रहिए साथ में, जो जो नहीं आ रहा है लिखते चलिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला को आपको क्या करना है, चुनना है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, एकदम बात ठीक। एमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है, एकदम बात ठीक। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, विद्युत वाहक बल को मापता है। ठीक है ना, एकदम। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ, गैल्वेनो सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोध। ये तो बात तो गलती बोल दिया है ना। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है। ठीक है ना, विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन मापता है, गैल्वेनोमीटर। ये बात तो गलत है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध के लिए तो हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर के लिए किया जाता है। विभवांतर को मेजर हम लोग किसके द्वारा करते हैं, वोल्ट मीटर से। अगला, विद्युत धारा की तीव्रता का मापन हम लोग एमीटर से करते हैं। विद्युत वाहक बल का मापन हम पोटेंशियोमीटर से करते हैं। धारा की उपस्थिति को हम लोग गैल्वेनोमीटर से जान सकते हैं। ठीक है ना। अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं
बहुत कम मात्रा में भी करंट पहुंचेगा ना तो गैल्वेनोमीटर सेंस कर लेगा, ठीक है ना। एक गार्ड की तरह काम करता है कि हाँ गया है इधर करंट। दूसरा है विद्युत प्रतिरोध को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किसके द्वारा, ओम मीटर द्वारा इसका मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन, एकदम रुकना नहीं है, जब तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा तो एकदम हिलना तक नहीं है, ठीक है। अगर इस बार नौकरी लेना है तो अब, और नहीं लेना है तो घूमिए खूब। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है आपका, वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। एम्पियर जान गए, वोल्ट भी, कूलाम। अब कूलाम का बात करते हैं तो आवेश का ऐसा है मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलाम बोलते हैं, ठीक है ना। आवेश, आवेश जो होता है ना, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, उसका ऐसा मात्रक क्या है आपका, कूलाम है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, वोल्ट विद्युत विभव तथा विभवांतर की इकाई है तथा कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है बताइए, कूलाम आवेश का मात्रक है, ठीक है। अगला है विद्युत विभवांतर की इकाई है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है बताइए, वोल्ट। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है आपका, वोल्ट है। कूलाम आवेश का, वाट शक्ति, ओम किसका है, प्रतिरोध। ओम किसका है, प्रतिरोध का मात्रक। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। किसकी अधिक होती है सबसे ज्यादा, तो आपका रजत की होती है। इसको बोलते हैं Ag, है ना, इसको क्या बोलते हैं, Ag। और सोना को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, Au। Au है ना, Au से किसको दर्शाते हैं हम लोग, सोना को। Ag से किसको दर्शाते हैं हम लोग, रजत को, ठीक है ना। लोहा को Fe से, तांबा को Cu से, ठीक है। रजत बोले तो चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। सबसे अच्छा चालक की बात करते हैं तो यही रजत, ठीक है ना, Ag। उसके बाद विद्युत चालकता सबसे अधिक है। सबसे उच्च विद्युत प्रवाहशील धातु में चांदी, तांबा, सोना क्रमशः आता है। शुद्ध चांदी सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत प्रवाहशील है, यानी प्रतिरोध सबसे अधिक। विद्युत प्रवाहशील के क्या मतलब इसमें जो करंट जाएगा ना तो उसका लॉसेज बहुत कम होगा, उसका प्रतिरोध रेजिस्टिविटी क्या, प्रतिरोध क्या होगा उसका, कम होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या बोलते हैं सबसे अच्छा है। अगर लोहा लेंगे तो करंट तो जाएगा लेकिन वो प्रतिरोध रोकेगा भी, उसको लॉस भी कराएगा। लेकिन रजत में बहुत कम मात्रा में होता है। घरों में देखते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन सा, कॉपर वाला तार करते हैं ज़्यादातर प्रयोग। रजत का तो कोई प्रयोग नहीं करता है, चोरवा आएगा तो पहले तारे उखाड़ के ले जाएगा, है कि नहीं। तो रजत का प्रयोग बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, होता ही नहीं है हम लोग के घर में, ठीक है ना। ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो एल्युमिनियम का, ठीक है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है आपका, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है आपका, एम्पियर है। कूलम का भी बता दिए, कूलम किसका मात्रक बताइए, आवेश का है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। वोल्ट किसका मात्रक, विभव विभवांतर का, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, अतः विकल्प डी 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 सही। अगला, कुछ प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक चाहिए। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य की और ऊर्जा दोनों की मात्रक क्या होती है आपका, जूल। अगला है ओम मात्रक है किसका, प्रतिरोध का। 4 बार हो चुका है ये। ओम किसका मात्रक है आपका, प्रतिरोध का है। ओम किसका मात्रक है आपका, प्रतिरोध का है। चलिए अगला है 20 नंबर, चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है आपका, ओम है, ठीक है ना। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है आपका, ओम है, ठीक है। अगला है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है बताइए। तो विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। अगला देखते हैं, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा की मात्रक क्या है, एम्पियर। पोटेंशियोमीटर लघु प्रतिरोधों के
मापन तथा वोल्टमीटर, लघु प्रतिरोधों के मापन तथा वोल्टमीटर और अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। ठीक है ना। वोल्टमीटर विद्युत धारा के विभव को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? आपको एकदम सूक्ष्म वस्तु को देखना है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? माइक्रोस्कोप। किसी वस्तु का 500 गुना से भी ज़्यादा बड़ा करके क्या करता है? दिखाता है। ठीक है ना। तो इसका किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं तो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता है? विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताने वाला उपकरण है। स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण या स्पेक्ट्रम बताने वाला उपकरण है। स्टेथोस्कोप हृदय या फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला है। जिस तरह जो दिल होता है ना, धड़कता है, लब दब लब दब लब दब, तो हम लोग स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं। इसको देहाती भाषा में बोलते हैं हम लोग आला। ठीक है ना। डॉक्टर एकदम कान में घुसेड़ ले रखता है, चेक करता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। अगला स्ट्रेबोस्कोप की बात करते हैं तो आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलिए, घुसुकिए। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है तो क्या बोले थे? सदिश राशि कौन होगा? जिसमें दिशा के साथ साथ निश्चित परिमाण होगा। ठीक है ना, उसको सदिश बोलेंगे। जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। तो निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो जैसे गति सदिश राशि नहीं है। ठीक है ना। वेग की बात करते हैं। हाँ, सदिश राशि। वेग बराबर विस्थापन बट्टा में क्या होता है? आपका समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय, है ना। विस्थापन भी सदिश राशि है। बल आघूर्ण टॉर्क की बात करते हैं तो ये भी क्या है? आपका सदिश राशि। लेकिन गति सदिश राशि नहीं है। देख लीजिए सदिश राशि कौन है? वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा, यहाँ पर निश्चित लगा लीजिएगा, निश्चित दिशा भी दी होती है। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, चाल, प्रवणता, उसके बाद ताप प्रवणता, उसके बाद रेखीय संवेग, ये सब क्या है? आपका सदिश राशि है। अदिश राशि की बात करते हुए भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। अदिश राशियाँ कहलाती है जैसे में गति, आयतन, सामर्थ्य, दाब, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि क्या है? आपका अदिश राशि है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? कौन सी राशि अदिश है? अदिश को बताना है। अदिश कौन है बताइए। आपका बात करता है सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। बल सदिश है, वेग भी सदिश है और संवेग भी क्या है? आपका सदिश है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? बल तो सदिश होगा, है ना। वेग भी सदिश होगा, त्वरण भी सदिश होगा, दाब भी क्या हो जाएगा? आपका दाब भी क्या होता है? दाब आपका अदिश होगा। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा में क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना। लेकिन दाब क्या है? आपका अदिश राशि है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? कौन सी राशि अदिश नहीं है? अदिश नहीं है विस्थापन सदिश, वेग सदिश, बल सदिश, आयतन क्या हो जाएगा? आपका अदिश, है ना। आयतन क्या हो जाएगा? आपका अदिश। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। ठीक है ना। समय का मात्रक सेकेंड होता है और चाल का मात्रक, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में क्या होता है? समय होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका
ये तो प्रकाश वर्ष, इससे कोई लेना देना। अगला बल, बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया आपका न्यूटन। तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूरी विश्लेषण देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, एक याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसको मीटर को है ना, अगर किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। 1000 से जो ही भाग देंगे तो 3 को जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है ना, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है ना। अगर लाइट का स्पीड बोलेंगे तो कितना होता है बताइए। लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड होता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है ना, अब समझ सकते हैं कि ये कितना है वो सब, है ना, प्रकाश वर्ष। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, ये दूरी है। अब समय ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 सेकेंड में कितना जाता है 3 लाख किलोमीटर जाता है, और एक प्रकाश वर्ष होता है 1 साल में प्रकाश जितना तय करेगा ना वो कहेगा आपका प्रकाश वर्ष कहलाएगा। ठीक है ना, तो 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। जैसे कि किसी तारा स्टार की दूरी माप मेजर करना है तो हम लोग लाइट ईयर में करेंगे। ठीक है ना, सूर्य से पृथ्वी तक अगर दूरी आ रही है तो इसको हम लोग ऐसे मेजर कर लेते हैं, और इसकी जो दूरी होती है पृथ्वी से सूर्य के मध्य कितना है 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है 15 करोड़ किलोमीटर। और टाइम कितना लगता है आने में 16 मिनट 8 सेकेंड। कहीं कहीं आपको सॉरी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कितना लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। कहीं कहीं आपको दे देगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, अगला 28 नंबर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष का संबंध है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे आपकी दूरी से है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि, कौन सी मूल भौतिक राशि है बताइए। तो विद्युत धारा क्या है मूल भौतिक राशि। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा क्या है आपकी मूल भौतिक राशि है। ठीक है ना, तो मूल भौतिक राशि की बात करते तो इसकी संख्या कितनी है 7 है ना। इसकी संख्या कितनी है 7 है, नीचे जी दिया गया। चलिए हम देख लेते हैं। लेकिन ये सब मूल भौतिक राशि में नहीं, ये सब व्युत्पन्न भौतिक राशि है, इसी से उत्पन्न हुआ है, उसको व्युत्पन्न बोलेंगे। ठीक है ना, ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। उपयुक्त विकल्प में विद्युत धारा मूल राशि। विद्युत धारा क्या है मूल राशि है। मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसको कहते हैं बताइए। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं तो क्या होता है एम्पियर होता है। इधर देख लीजिए क्या दिया गया है मूल राशि दिया गया, इधर मात्रक दिया है। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडला होता है। इसको CD से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा की जो मात्रक एम्पियर को इसको A से डिनोट करते हैं कैपिटल। उसके बाद पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं, इसको मोल MOL मोल से क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं। द्रव्यमान की जो मात्रक है किलोग्राम, इसको kg से डिनोट करते हैं। तापमान ताप की बात करते हैं केल्विन, केल्विन होता है ना,
इसको के से डिनोट करते हैं, समय को एस से, सेकेंड को एस से डिनोट करते हैं छोटा वाला, और लंबाई को किससे, एम, छोटा वाला एम से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, मीटर को। अगला 31 नंबर, तापक्रम की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई की बात करते हैं तो इस एसआई इकाई क्या होता है, इसका केल्विन होता है। अगला किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है बताइए। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इसे प्रायः विद्युत शक्ति की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे प्रायः विद्युत बिलों में देखा जा सकता है। जो विद्युत बिल आता है ना आपके घर में, तो इसमें वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 1 किलो मतलब 1000 होता है, ठीक है ना, और घंटा, ठीक है ना। तो 1 घंटा में 1000 और उसके बाद 1 घंटा से क्या करना है आपको, गुना। 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, है ना, 3600 सेकेंड होगा ना 1 घंटा में, ठीक है ना। और 1000 हो गया इधर, इसको गुना कीजिए तो कितना निकल के आएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। चलिए, फर्मी मात्रक किसका होता है। फर्मी मात्रक होता है द्रव्यमान का, लंबाई का, वेग का और समय का। फर्मी किसका, लंबाई मात्रक का, फर्मी द्रव्यमान, वेग, समय का, लंबाई का, ठीक है ना। मीटर प्रणाली में फर्मी लंबाई का इकाई है। मीटर प्रणाली में फर्मी किसका इकाई है आप बताइए। लंबाई का इकाई 1 फर्मी 10⁻15 मीटर के समतुल्य होता है। 1 फर्मी किसके बराबर होता है, -15 मीटर के समतुल्य होता है। 1 फर्मी कितने के बराबर होता है, 10⁻15 मीटर के समतुल्य होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है बताइए। विकृति का मात्रक होता ही नहीं, ठीक है ना। प्रतिबल का होता है, बल का होता है, दाब का होता है, लेकिन विकृति का नहीं होता। प्रतिबल का जितना भी मात्रक यूनिट वाला है ना, तो एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। उसमें जितना भी यूनिट, ऐसा यूनिट जो भी है ना, सारा हम उसमें दे देंगे, एकदम पूरा कंप्लीट। उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ये लाएंगे हम, ये यूनिट वाला है ना, मात्रक वाला लाएंगे। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, प्रतिबल का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और दाब का एसआई मात्रक होता है आपका पास्कल, ठीक है। जबकि विकृति का कोई मात्रक होता ही नहीं है ना, इसका कोई नहीं है। अगला 35 नंबर, 35 की बात करते हैं। समुद्री दूरी को मापा जाता है। समुद्री दूरी को मापा जाता है किस में, नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है, नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। नॉटिकल मील समुद्री लंबाई का इकाई होता है, जो नौ संचालकों, जो नाव चलाने वाला था, 9 संचालकों द्वारा नौ संचालन में प्रयोग की जाती है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.85 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक नॉटिकल मील को आप बोल सकते हैं, एक समुद्री मील भी बोल सकते हैं। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.85 किलोमीटर होता है, ठीक है, याद हो जाएगा। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। नैनो मतलब 9, 10⁻⁻9, ठीक है ना। 10 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा बताइए। इसमें तो 10⁻⁻8 दिया। चलिए देख लेते हैं, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 10 बोला है ना, तो 10 को बोला है तो एगो जीरो तो आप साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या डायरेक्ट क्या मारिएगा, 10⁻⁻8। अगर बोलेगा आपको 100 नैनोमीटर, अगर 100 नैनोमीटर बोलता तो क्या मारते हम लोग, 10 के पावर क्या मार देते,
तो जैसे 9 में से 2 गो जीरो घटा लेते तो 7 मार देते। अगर बोलेगा 1000 नैनोमीटर, 1000 में कितना जीरो, 1000 में आपका 3 गो जीरो, ठीक है ना, और 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9, तो 3 गो जीरो उड़ाते और यहाँ पर कितना आंसर आ जाता है आपका, 10 के पावर आ जाता है आपका 6, -6 आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर 1 नैनोमीटर बोलता तब ये आंसर मारते हम, लेकिन बोला है 10 नैनोमीटर तो मारेंगे ए। ये वाला जो विश्लेषण है ना अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है ना, लेकिन हम जो बोले हैं उस प्रकार से कीजिए, आसानी से सेकेंडों में बनेगा, एकदम चुटकी भर में बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 10,000 बोलता, 10,000 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10,000 में क्या गो होता है सुनना, बोलिए क्या गो सुनना, 3 गो 4 गो, कितना होता है, 4 गो हो गया ना, तो 4 गो शून्य को सीधा हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, 4 गो शून्य को घटा लेंगे 9 में से, डायरेक्ट मारेंगे कितना, 5, 10 के पावर -5। इस प्रकार से याद रखिए। अगला है MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है ना। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये चैप्टर डिटेल से हम लाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ ही दिन में। अगला MKS पद्धति में SI मात्रक में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। कार्य की बात करते हैं तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है बताइए। एंगस्ट्रम इकाई है आपका तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है, एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य की इकाई कितना होता है, एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है। ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है। आवृत्ति की इकाई क्या होता है, आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हर्ज होता है। HG से इसको HZ से इसको डिनोट करते हैं। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ज में मापा जाता है। जैसे कि ध्वनि होती है ना, तो जो ऑडियोबल साउंड है, जो इसको हम लोग सुन सकते हैं, तो कितना से कितना हर्ज तक होता है, 20 से 20,000 हर्ज तक होता है, तो आवृत्ति होती है ना। तो आवृत्ति को हम लोग किससे मेजर करते हैं, हर्ज में मेजर करते हैं, हर्ज HZ। चलिए 39 तो हो गया, अब 40 नंबर, 40 आ जा, 40। दाब का इकाई क्या है। दाब का इकाई की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसका इकाई होता है, दाब का। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसका इकाई होता है, दाब का होता है, ठीक है ना। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यह दाब का SI मात्रक है, ठीक है ना। इसे पास्कल भी कहा जाता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। न्यूटन बल का मात्रक है, ठीक है ना। न्यूटन मीटर या जूल ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन मीटर या जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर आघूर्ण का SI मात्रक होता है। न्यूटन मीटर किसका होता है, आघूर्ण का SI मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। न्यूटन क्या है, प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। ये भी है मात्रक उसका न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है ना। हर एक एपिसोड में 50 50 50 50। 41 नंबर, एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है बताइए। एक माइक्रोन होता है 1/1000। 1 बटा में कितना, 1000 मिलीमीटर। 1 बटा में 1000 मिलीमीटर होगा, ठीक है ना। एक माइक्रोन क्या था, 1 बटा में 1000 मिलीमीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, एक माइक्रोन या एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। तथा 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर, है ना। अतः एक माइक्रोन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 गुना 1000 मिलीमीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻12
एक पिकोग्राम, सॉरी, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, एक पिकोग्राम बराबर किसके होता है बताइए? तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। ये सब कुछ ऐसा कंटेंट है ना, इसको डायरेक्ट दिमाग में सेट रखना है। अगला है, ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर क्या मापता है बताइए? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर किसको मापता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापती है और तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापती है, ठीक है ना। ऑडियोमीटर से क्या किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि धीमी या मंद अथवा तीव्र या प्रबल, है ना, सुनाई पड़ती है। इसे डेसिबल में मापा जाता है। इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाए, किसमें प्रदर्शित किया जाएगा? जूल में। ठीक है ना, किए हुए कार्य को किसमें प्रदर्शित करते हैं हम लोग? जूल में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, बल को न्यूटन में और दूरी को, जैसे कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है ना। तो बल को तो हम न्यूटन में कर दिए और दूरी को मीटर में बोल देंगे। ठीक है ना, तो W बराबर तो आपको जूल ही मिलेगा, एक फार्मूला। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोल देंगे हम लोग? जूल में। तो बल और दूरी की जहाँ पर क्रॉस गुना होगा, ठीक है ना, तो वो की क्या देगा आपका? जूल में आएगा आंसर उसका। ठीक है, तो यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किसी किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, किसमें? जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। यदि बल को न्यूटन में तथा दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किया गया कार्य जूल में होगा। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं। एक जूल बराबर क्या होता है? एक न्यूटन मीटर। अगर 1 मीटर कोई वस्तु को घसकाने में, किसी वस्तु को 1 मीटर दूरी तय करने में अगर 1 न्यूटन का अगर बल लगता है, किसी वस्तु को 1 मीटर घसकाने में अगर 1 न्यूटन का बल लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कितना जूल कार्य किया? कितना कार्य किया? तो 1 जूल कार्य किया। ठीक है ना, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो किलोमीटर बोला था 1000, सीधा मारिए तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है तथा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला, 1 फीट 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पदार्थ के संवेग मोमेंट बोले तो संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो आपकी क्या प्राप्त की जा सकती है बताइए? तो आपकी प्राप्त की जा सकती है द्रव्यमान। तो संवेग बराबर क्या होता है? P इजकल टू क्या होता है? mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या आपका होगा? द्रव्यमान निकल के आएगा। ठीक है, चलिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि क्या होता है? प्राप्त होता है। किसी गतिमान वस्तु के
द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल, द्रव्यमान तथा किसके गुणनफल, वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु क्या कहते हैं, इसको वेग कहते हैं। वेग एक क्या है, सदिश राशि। वेग कैसा राशि है आपका, सदिश राशि। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बट्टा में समय हो जाएगा। द्रव्यमान अदिश राशि, द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश राशि है। बल और त्वरण क्या है, सदिश राशि। बल की बात करते हैं और त्वरण की बात करते हैं तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग, है ना। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, वेग को V से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, संवेग बट्टा में वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान। 47 नंबर क्वेश्चन, बल गुणनफल है। बल किसके गुणनफल है, तो एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो द्रव्य एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान और त्वरण के क्या आ जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। एफ बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, एफ बराबर क्या आ जाएगा, एम ए। बल द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन है, त्वरण ज्ञात करने के लिए। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या है, v माइनस यू बट्टा में टी। ये फाइनल वेलोसिटी होता है और ये क्या, इनिशियल वेलोसिटी होता है अपॉन टी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है v बराबर यू प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। बोलोमीटर, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है। किसका मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए हम लोग बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। बोलोमीटर किसके लिए, ऊष्मा मापन के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में किया जाता है। इसमें धातु की एक पतली अवशोषक पट्टी लगी होती है रहती है। बोलोमीटर की खोज 1878 में अमेरिकी खगोल शास्त्री सैमुअल पियरपोंट लैंगली ने किया था। सैमुअल पियरपोंट लैंगली ने इसका खोज किया था। अगला 50 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, बताइए। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इधर है मापक यंत्र, इधर है राशि, इधर रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। एमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह को मापते हैं। फैदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, ठीक है ना। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसमें देखिए बीपीएससी जितना भी एग्जाम लिया है ना, सारा क्वेश्चन है इसमें A to Z। आपको अगर कोई भी एग्जाम देना है तो PYQ को देखना ही पड़ेगा, आपको कोई उपाय नहीं है। PYQ को आप जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन पूछता कहाँ से, ठीक है ना। और अपना कंटेंट पढ़ते रहिए। और सवाल PYQ से बहुत सारा ऐसा सवाल है जो रिपीट करता है कि नहीं, रिपीट करता है तो आप बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मन लगा के धकाधक पढ़ते रहिए। दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगाना है, मन कहाँ लगाना है, सिर्फ पढ़ाई में। बाद बाकी देखा जाएगा नौकरी के बाद।